बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शब रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बिहाफ ऑफ सुन्नी दावत इस्लामी टीम उम्मीद। हम हमारी इस हफ्तावारी नशिस्त में, जो कि हर एतवार को शाम में 4 से 5:30 के दरमियान होती है, इसमें सुन्नी दावत इस्लामी टीम उम्मीद की जानिब से आप तमामी हजरात का इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टीम सुन्नी दावत इस्लामी ये एजुकेशन में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर आप टीम उम्मीद के बारे में, हम आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद ये बच्चों की एजुकेशन एंड प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस सेक्टर में काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कि किसी बच्चे की जो तालीम शुरू होती है, तब से लेकर उन्हें प्रोफेशनल, उन्हें बिजनेसमैन बनाने तक का जो जो जिस जिस महज पे उनकी तरबियत हो सकती है, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर मैदान में उन्हें तरबियत दी जाती है। करियर गाइडेंस हो तो भी उन्हें तरबियत देने के लिए हमारी टीम आपके दरमियान हाजिर है। एजुकेशन की फील्ड हो, फिर अगर कोई बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं मगर उन्हें फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें कहाँ से स्कॉलरशिप मिले उसके बारे में हम कैंप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो बीमार हो जाए या जो भी बीमारी के रिलेटेड जो मेडिकल कैंप्स होते हैं वो भी हम अरेंज करते हैं। उसी के साथ साथ हम पास्ट 2 to 2.5 ईयर में हमने डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोग्राम्स करे हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में पाइथन के प्रोग्राम की सीरीज हमने की है। इसी के साथ टैली की हमने इसी के साथ हमने एक्सेल की कंप्लीट ट्रेनिंग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम काम होते हैं हमारे हर दिल अजीज दाई कबीर हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब किबला नूरी की के इंस्पिरेशन की निगरानी में। और अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत मशहूर है हमारे गाइडेंस और हमारे सर बुलबुल बाग मदीना कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब का, जिनके मेंटोरशिप में हम अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज नए नए किस्म के प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टीम उम्मीद इज वर्किंग अंडर द स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ द भाई कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शाफी साहब किबला नूरी एंड अंडर द गाइडेंस एंड द मेंटोर ऑफ मेंबर सुन्नी दावत इस्लामी रुकन शोरा हाफिज कारी हाफिज मेंबर कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम की नौइयत, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हर दिल अजीज ब्रादर मोहतरम अतीक बिन साद कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ अ एमटेक ग्रेजुएट। इन ये साथ ही साथ मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी भी हमारी हैदराबाद टीम के, और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। आपने वो सुना है ना, कुरान पाक की आयत है कि पढ़ो अपने रब के नाम से। तो पढ़ाई को रब से जोड़ने वाला अगर आप हसीन संगम देखना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों में अल्लाह ने अता फरमाया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक तरफ वो कुरान पाक की आयतें हमें सुनाते हैं, कुरान पाक के मुतालिक हमें दर्स देते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ वो प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ वो हमारे प्रोजेक्ट को असेस करते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। बहुत मशकूर हूँ, मैं हमारे साथी जनाब ब्रदर अजीज नोमान अंसारी साहब हफिज़हुल्लाह से। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इस सेशन की शुरुआत की, और मुझ नाकारे को, कम इल्म को उन्होंने इतना बड़ा करके बताया। छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो भी इल्म मैंने सीखा है, बस कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे जो होस्ट हैं आज के, मेरे बहुत अच्छे साथी जनाब नोमान अंसारी साहब। ये भी इंजीनियर है माशाल्लाह, और करेंटली एक बेहतरीन वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज में ये एज ए सॉफ्टवेयर
फुल स्टैक डेवलपर की तरह ये जॉब कर रहे हैं। और माशाल्लाह लास्ट टाइम जो टीम उम्मीद के जरिए से आपने पाइथन की जो ट्रेनिंग आपने देखी होगी SGA चैनल पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है। हमारे सुन्नी दावत इस्लामी की जो टीम उम्मीद की जो वेबसाइट है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपलोड किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में माशाल्लाह जनाब नोमान अंसारी भाई ने यहाँ पर उन्होंने लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग दी और बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमको आया है अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकल्लाह खैर नोमान भाई। जज़ाकल्लाहु खैर अतीक भाई। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, मगर कुछ अहम बातें शुरुआत में सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड डिजिटल इंडिया, दिस इज गुड। बट कुछ चीज़ें ऐसी है, अगर इसका एहतियात ना रखा जाए तो हम मुकम्मल इल्म से फैजियाब नहीं हो सकते हैं, उस सेशन से हम मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस पे को फॉलो करें, कुछ इंस्ट्रक्शन पे हम अमल करें। सबसे पहली चीज ये है कि आप इत्मीनान से बैठे, सिट प्रॉपरली एंड अटेंटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, ऐसा नहीं है कि आप जैसे क्लास में अटेंड करते हैं तो बाकायदा अच्छे तरीके से आप बैठ कर प्रॉपर जो है आराम से इत्मीनान से बैठ कर आप इल्म दीन हासिल करते हैं। मगर ऑनलाइन में अक्सर लोग ये होता है कि कोई लेट कर अटेंड कर रहा है, कोई अलग अलग अंदाज की, तो ऐसा ना करें। दूसरी चीज ये है कि आप जो आपका मोबाइल फोन है उसमें हेडफोन कनेक्ट कर ले और उसको लैंडस्केप मोड में रखे। इस तरीके से ना रखे, उसको लैंडस्केप मोड में रखे, आड़ा रखे। तीसरी और सबसे अहम बात है कि आप जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली फॉर टुडेज मीटिंग, दिस इज जेनरिक इंस्ट्रक्शन। आप जब भी हमारे सेशन अटेंड करें तो कोशिश करें कि उसे लिखे। देखिए, लिखने की अहमियत कुरान पाक में बहुत आई है। अल्लाह ने सूरह कलम, एक पूरा चैप्टर हमें कलम के नाम से अल्लाह ने अदा फरमाया कि हमें पेन की अहमियत समझ में आए, लिखने की अहमियत समझ में आए। और भी जा जा बजा इसका जिक्र मिलता है। तो आप जो कुछ भी सीखे इस सेक्शन में उसको आप लिखने की, नोट डाउन करने की कोशिश करें। एंड बिलखुसूस जो भी आपके जहन में जो सवालात आते हो, वेन एवर इफ एनी क्वेश्चन अपीयर इन योर माइंड, देन हमें यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में जरूर भी जरूर अपने क्वेश्चन अदा फरमाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। मुमकिन है कि कई लोगों के जहन में सेम क्वेश्चन आएंगे, हम उनके जो कॉमन क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उसे लेंगे और आप लोगों को उसके आंसर अता करेंगे, ताकि उसके जरिए आपके जो भी डाउट्स हैं माइंड में इंशाल्लाह वो दूर हो जाए। और खास तौर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद, ये ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि फेसबुक पर और दिगर ट्विटर वगैरह पर भी अवेलेबल है। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर वहाँ हमें फॉलो करें, ताकि आपको वहाँ हमारे नोटिफिकेशंस मिले, ताकि अपकमिंग प्रोग्राम आप मिस ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्रोग्राम के जब नोटिफिकेशन हमें मिलता है तो हम ज़रूर भी ज़रूर कोशिश करते हैं कि उस प्रोग्राम को अटेंड करें। तो आप ज़रूर इस हमारे फेसबुक पे और हमें यूट्यूब पर और हमें जो है दिगर सोशल मीडिया पर आप फॉलो करें बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मैं बरादर मोहतरम रफ़ीक के दावत अतीक साहब को गुजारिश करता हूं कि आप आगे कंटिन्यू करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर नोमान भाई। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है टीम उम्मीद के जिम्मेदारान की तरफ से, तो वो हमारा जो सेशन है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि प्रोजेक्ट ये होता क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं, कौन लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या हमारे करियर में इसको, ये कोर्स करने में हमको कुछ फ़ायदा होगा, या फिर आम जिंदगी में हम इसको कैसे ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उन बातों की तरफ आपकी हम तवज्जो दिलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें कि आप थोड़ा सा साथ में हमारा ताउन करें, कमेंट्स आप यूट्यूब पे करते रहें। इसके बारे में कुछ आपको सवाल है तो आप ज़रूर आप यूट्यूब पे हमको आप लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारे नोमान भाई उसको पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह हम आप तक उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। सब में पहले तो ये जान ले कि ये कोर्स है क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन बन सकते हैं, और ये कोर्स पूरा यानी ये जो सेशन होगा, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद
आप और हम क्या सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसकी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात बताना चाहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क होता है। वो फ्रेमवर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या हर कोई कर सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने से क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बेसिक्स इंशाल्लाह ताला आप और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल अटेंटिव रहकर आप समाप्त कीजिएगा, उसको समझिएगा। नहीं समझ आता है तो आप जरूर हम तक अपने सवालात को पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सब में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट देखिए एक ऐसी चीज है जो आप कोई काम करने की, जो आप ठान लेते हैं कि मुझे एक काम अचीव करना है, और उसका एक पर्टिकुलर स्टार्ट टाइम होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर एंड टाइम होना चाहिए, और उसको करने के लिए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होते हैं बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टेम्पररी एक प्रोजेक्ट एंडिवियर है कि उसको काम करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हमको सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। इंशाल्लाह ताला वो क्या क्या एक्टिविटीज है हम आपके सामने उसको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात ले लीजिए कि आप यहाँ पर मुंबई में आप बैठे हुए हैं और आपको यहाँ से जाना है उम्रा के लिए, या फिर हज के लिए, या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए आपको जाना है। तो वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, सोच लीजिएगा। ठीक है, अभी वहां जाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। आपको जाने के लिए सब में पहले तो, अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेटर चाहिए। आपको वहां आपको जाना है तो यहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, आपको जो फ्लाइट की टिकट्स निकालना होगा, आपके लिए पर्टिकुलर वैलिड रीजन वीजा आपके पास होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक स्टार्ट, क्लियर स्टार्ट डेट होता है और उसका क्लियर एंड डेट होता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को प्लान नहीं करते हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आप प्लान होने का इरादा कर रहे हैं। तो इंग्लिश में अक्सर ये कहा जाता है, इफ यू प्लान टू फेल यू विल फेल टू प्लान। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसीलिए लाया गया ताकि हम अपने किसी भी एक्टिविटी को हम प्रॉपरली प्लान कर सके, और उस प्लानिंग से 90%, 99% ये चांसेस है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप 100%, आप 90% उसको अचीव कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि आपके पास प्लान है। और आपको पता है कि जब मैं ये काम करूंगा तो इसके बाद मुझे ये करना है, और सेकंड जो स्टेप मैं लूंगा उसकी डिपेंडेंसी फर्स्ट स्टेप पे है। जब तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाएगा मैं सेकंड स्टेप नहीं कर पाऊंगा, जब तक मैं सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा जब तक थर्ड स्टेप मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्थ स्टेप शुरू करने से पहले, फोर्थ स्टेप शुरू करने के साथ साथ हम थर्ड फोर्थ स्टेप दोनों एक साथ कर सकते हैं, जिसकी डिपेंडेंसी ना हो। इंशाल्लाह हम वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर प्रोजेक्ट के लिए कुछ बाउंड्रीज हुआ करते हैं। बाउंड्रीज का मतलब उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। अगर आप डूज को प्रॉपरली आप करते हैं, जो चीज आपको करना चाहिए उसको समझ कर आप करते हैं, तो फिर आपको प्रोजेक्ट में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप उसके बाउंड्रीज को समझ नहीं पाए, आप उसकी हद को नहीं समझ पाए, तो सारा का सारा प्रोजेक्ट जो हम करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट हमारा 99% चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट हमारा फेल हो जाएगा, अगर हम उसके बाउंड्रीज को फॉलो हम नहीं कर पाते। ठीक है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हमको फॉलो करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट को हमको एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, और इसके लिए कुछ मैन पावर की भी हमको जरूरत पड़ती है। हर काम प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर पाता। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये होता है, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आगे में, कि हमको जो जरूरत होती है पर्टिकुलर रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जो कि कुछ काम करे, जो कि उस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा निभाए, अपना रोल निभाए, और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फिर साथ ही साथ एक पर्टिकुलर बंदों को, जो रिक्वायर्ड बंदा है, जो रिक्वायर्ड स्किल्स का बंदा है, वैसे बंदे के साथ में प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हो प्लम्बिंग का, और आपके पास प्लम्बर अवेलेबल नहीं है, और आप ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, प्लम्बर अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं ही उस काम को अंजाम दे दूंगा, मैं ही उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, तो फिर वो सारा का सारा काम हो सकता है कि वो काम टेम्पररी हो जाएगा, लेकिन उतना एक्सपर्ट लेवल पे वो कंप्लीट नहीं हो पाता।
ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट को समझ लिया कि प्रोजेक्ट है क्या। अब आगे देखते हैं कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, यानी एक एग्जांपल्स की जरिए से आपको हम समझाएंगे कि एक छोटा मोटा आप कॉलेज का इवेंट आप कर रहे हैं जिसको आप प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। कोई फेयरवेल पार्टी आप बता रहे हैं या फिर आप कोई कॉलेज में एजुकेशन सेमिनार आप कर रहे हैं, उसको भी आप एज ए प्रोजेक्ट कंसिडर करते हुए उसके लिमिट्स को समझने की कोशिश करें, उसकी क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं उसको पेन डाउन करें, क्या नहीं करना चाहिए उसको पेन डाउन करें, और इससे आसानी होगी। तो क्या क्या चीजें हमको पेन डाउन करना है इंशाल्लाह वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, कुछ नया सॉफ्टवेयर आपको बनाना है। आजकल एंड्रॉइड का फोन और आईफोन का जमाना है, तो हर चीज, कुछ भी आप रिजर्वेशन करते हैं या फिर किसी भी चीज, अब हर कोई कंप्यूटर पर बैठना नहीं चाहता, वो हाथ में अपने फोन को लिए उसी से हर चीज ऑपरेट करना चाहता है। तो किसी को अगर एप्लीकेशन बनाना है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है या फिर आपको आईफोन का एप्लीकेशन बनाना है, तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक पर्टिकुलर टीम होती है। फिर उसके रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती है। रिनोवेशन ऑफ एक हाउस है, आप अपना घर को रिनोवेट करना चाहते हैं या फिर आप एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास जमीन मौजूद है, आप एक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। फिर आप, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा कोरोना ने जो जिंदगी में बहुत बड़ी आजमाइश में आपको हमको डाल दिया था कि कोरोना वैक्सीन को कैसे बनाया जाए, इसके बारे में साइंसदान ने उसको गौर तफक्कुर किया, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तौर पे इसको बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक उसको पहुंचाया गया। काफी लोग वैक्सीनेटेड हुए भी हैं और काफी लोग अभी होना बाकी भी है। तो एक प्रोजेक्ट के तहत में जब किसी काम को किया जाता है तो वो काम मुकम्मल तक पहुंचता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो ये भी एक प्रोजेक्ट के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। अब आप कहेंगे बिजनेस ठीक कैसे, भाई। तो बिजनेस में जी नोमान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बल्कि इस्लाम तो इतनी इस चीज की तालीम हमें जब से दे रहा है जब से हमें शऊर भी नहीं आया है। आप देखिए ये जो चारों जो रूल्स है वो चारों रूल्स हमें बचपन से सिखाए जा रहे हैं कि कब स्टार्ट करना है, नमाज शुरू कब होगी, जब बालिग हो जाए तो नमाज शुरू हो जाएगी। उसके सुभान बाद अल्लाह। अगर देखा जाए तो आपको जो सीक्वेंस में चीजें करना है, आपको फजर के वक्त फजर पढ़ना है, जोहर के वक्त जोहर, फिर मगरिब, फिर ईशा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आपने एग्जाम्पल लिया नुमान भाई, माशाल्लाह। बिल्कुल, इस्लाम हमको बचपन से इसकी इसकी ट्रेनिंग दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। हम थोड़ा सा काहली का मुजाहरा करते हैं और इस वजह से हम हर काम में फेल होने लगते हैं। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने लिया नोमान भाई, जजाकल्ला खैर। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। अब किसी प्रोजेक्ट को अगर हम हैंडल करने की कोशिश करें तो उसको मैनेज करना पड़ता है, उसके अच्छाइयों को देखना पड़ता है, उसकी कमियों को पूरा करना पड़ता है, उसके जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, यानी आपका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर करता क्या है वो देखेंगे हम। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये एक्चुअली स्ट्रैटेजीज डिफाइन करता है। ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को समझने के लिए, उसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पहले पता करता है, और उसके साथ साथ में वो उसका एनालाइज करते हैं। वो एनालाइज करते हुए इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने के लिए हमको कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना बजट चाहिए, किस जगह पे हम इस काम को अंजाम देंगे, ये तमाम की तमाम चीजें हम उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। जब आप ये समझ गए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो अब आप आगे देखेंगे कि जब ये काम सारा का सारा हो जाता है, अभी चलने लगता है, तो उसको टाइमली मॉनिटर भी करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे, यानी उसको देखेंगे कैसे। तो उसके लिए या तो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद उसको मॉनिटर कर सकते हैं या फिर वो अपना एक सबऑर्डिनेट हायर कर सकता है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, क्या करता है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ में जो काम एग्जीक्यूट करना है उसको वो मॉनिटर करता है। अगर स्टेप 1 है उसके लिए अगर 1 हफ्ता है, तो क्या 1 हफ्ते में स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है या ना हुआ है। स्टेप 2 के लिए जो कंप्लीट करना है, क्या उसके लिए रिसोर्सेज प्रॉपरली अवेलेबल है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा। और उसको हेल्प करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो होगा पीएमओ, वो उसकी मदद करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आप कि पर्टिकुलर स्किल सेट्स हमको चाहिए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए, हमको पर्टिकुलर टूल्स चाहिए,
उसके लिए, और हमको प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमको प्रॉपर टाइम भी चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम हमारे पास नहीं होता तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर आगे करता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा कि आपको एक घर को बनाना है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा क्या कि उसको रिलेवेंट बंदों की जरूरत पड़ेगी। सब में पहले तो आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो प्रॉपर बंदे जो सेंटरिंग का काम जानते हैं, जो शटरिंग का काम जानते हैं, जो कंक्रीट का वो जानते हैं, जो चीज कहाँ मिलती है उसके बारे में उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो ऐसे बंदे को हम उस प्रोजेक्ट में हायर करते हैं, जैसे कि लेबर्स हो गए, उसके बाद फिर मेसन्स हो गए, फिर साथ में हर काम तो मिस्त्री नहीं करेगा, हर काम तो लेबर नहीं करेगा, उसके लिए कुछ डेडिकेटेड स्किल सेट के पर्सनालिटीज हमको चाहिए। तो वो बंदों को हम लेंगे। फिर इसके साथ में क्या करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए वो पहले सोचेगा समझेगा कि इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए मुझे कितना बजट की जरूरत, कितने बजट मुझे लगेगा। मार्केट में वो सर्वे करेगा कि इस किस्म का प्रोजेक्ट क्या मार्केट में ऑलरेडी कोई चल रहा है। अगर हाँ चल रहा है तो वो देखेगा कि इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए मुझे कितना बजट लगेगा। वरना होगा ये कि आप घर बनाना चाहते हैं G+1 या G+2 और आपके पास ग्राउंड फ्लोर के भी उतने पैसे नहीं है, तो फिर आप स्टार्ट करके बीच में आपका प्रोजेक्ट वहीं पर हॉल्ट हो जाएगा। फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो गई, आपका टाइम वेस्ट हो गया, फिर जितने लोगों को आप लगाए बराबर आप उनको पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास क्योंकि बजट नहीं है, तो उस बजट को हमको प्लान करना पड़ेगा। फिर साथ में जितने बंदों के साथ हमको काम करना है उनके साथ प्रॉपरली मीटिंग्स हमको सेट करना पड़ेगा। लेबर्स के साथ अलग मीटिंग, मेसन्स के साथ अलग मीटिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अलग मीटिंग। फिर उनके जब मीटिंग सेटअप हम करते हैं तो मीटिंग के साथ साथ उनको बताया जाए कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये आपको क्या क्या काम करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मल्टीपल स्किल सेट के आ जाते हैं और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर समझने लगता है कि ये काम ये भी कर लेगा, ये बंदा ये भी काम कर लेगा, ये भी काम कर लेगा, और प्रॉपरली हम एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते, तो वहां पर भी प्रोजेक्ट का हॉल्ट होने के चांसेस है। एक्सपेक्टेशन सेट करना होता है, ये काम किसका है, प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है। जब प्रॉपर एक्सपेक्टेशन ये सेट कर गए तो उस गाइडलाइंस के तहत प्रॉपरली प्रोजेक्ट को वो मैनेज कर पाएगा। तो साथ में देखते हैं फिर एक काम को करने के लिए फिर सब प्रोजेक्ट्स की कभी कभी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बनाना है घर। अब घर में बनाने के लिए इसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं कि हम पहले फाउंडेशन का काम हम करते हैं, पहले पिट जो पिलर के जो पिट्स होते हैं, कॉलम के पिट्स हम खोदते हैं। उसके बाद फिर कितना खोदना चाहिए वो देखते हैं, कितने फीट होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, उसके अंदर जो हम स्टील यूज करेंगे कितने mm का होना चाहिए, जो हमारा स्ट्रक्चर जो हम यूज करेंगे वो स्ट्रक्चर G+2 के लिए किस क्वालिटी का स्टील हमको, कौन से क्वालिटी का स्टील हमको यूज करना है, कौन सी सीमेंट हमको यूज करना है, किस तरीके की सैंड हमको यूज करना है, और उसका सैंड और कंक्रीट का मिक्सचर क्या होना चाहिए। ये तमाम की तमाम चीजें, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो सब प्रोजेक्ट्स को टाइमली एग्जीक्यूट करने पर मेन प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ हम सब प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करते हुए उस काम को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम देखें कि जब काम खत्म हो जाता है तो हमको उस काम के बारे में, वो प्रोजेक्ट आपको जिसने दिया है काम करने के लिए, उसको प्रॉपरली आप अपडेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल जब हम घर बना रहे हैं हम, तो घर बनाते बनाते हमको दूसरों को बताएं, यानी जिससे आपने प्रोजेक्ट लिया है आप उनको बताएं कि आज आपके पिट्स खुद चुके हैं, कल इसके स्टील आएगी, स्टील कॉलम फिट होगी, उसके बाद फिर अंदर कंक्रीटिंग होगी, फिर कॉलम स्टैंड होंगे, फिर बाद में प्लिंथ बीम डाला जाएगा, फिर बाद में जो जो भी काम करेंगे वो तो सारा का सारा काम करते हुए फिर उनको अपडेट करते रहे कि आज ये है कल ये होगा, आज ये है कल ये होगा, और परसों ये होगा। एक हफ्ते में हम इतने काम को मुकम्मल करेंगे, 15 दिन में इतने करेंगे, और परसेंटेज भी बताते जाए अपन को। तो प्रॉपरली आप स्टेक होल्डर्स को अपडेट करने से आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसमें बरकरार रहती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें कभी कभी होता यह है कि काम करने में बीच में डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाते हैं।
तो उस कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए प्लान जो बीच में आ गया, अब वो कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करेंगे, फिर आपका जो रेगुलर प्रोजेक्ट चल रहा है उस रेगुलर प्रोजेक्ट को आप उसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं आप, तो आपका प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम उसको प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आसानी के साथ आप रात की नींद ले पाओगे, वरना आप सोते रहोगे, आपके दिमाग में वो प्रोजेक्ट के बारे में दिमाग चलता रहेगा। आप सो जाओगे लेकिन आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, फिर आपके सेहत पे आ जाता है, फिर मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, है ना। अब इन केस अगर हम प्रॉपरली प्लान नहीं करते तो फिर आप नीचे की फोटो देखिए आप कि फ्रस्ट्रेशन होगा, अपने बाल नोचने लगेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन से काम कब करेंगे। फिर जब प्लानिंग बराबर नहीं होती तो स्टेक होल्डर्स के साथ में हम फ्रस्ट्रेशन उनके साथ निकालने की कोशिश करेंगे, अपने घर वालों पर फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तबीयत में थोड़ा चिड़ पैदा होगी। तो इन तमाम चीज को बचने के लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। चाहे प्रोजेक्ट में कितनी भी हडल्स आ जाए, उसको प्लान करें, मशवरा करें, इसीलिए मशवरा सुन्नत है। मशवरा करें, मशवरा करते हुए अपने उस प्रोजेक्ट को आगे प्लान करते हुए एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमको किन फैक्टर्स को जहन में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, किन स्टेप्स को हम फॉलो करने से हम आसानी से उस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको किन चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जो काम करने में आप चैलेंजिंग काम को पसंद करते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं। काम आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, टाइम में एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन आपके सबॉर्डिनेट को जाना होता है छुट्टी पे उसकी शादी के लिए 10 दिन के 15 दिन के लिए। अब वो काम आप किससे लोगे। अब ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, आप सामने वाले को ना भी नहीं कह सकते, और आपको काम आपको एग्जीक्यूट करना होता है, वरना फिर आपके ऊपर बात आती है, फिर आपकी परफॉर्मेंस पे बात आती है। तो अगर आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट चाहते हैं और यस आई कैन डू ऐसा वाला एटीट्यूड आप लेके आप चलना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर आप बन सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी को मोहब्बत के साथ लीड करना जानते हैं, यानी कुछ मैनेजर्स और ऐसे होते हैं, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को बड़ा मान के, मैं बड़ा आप छोटे, मैं जो बोलूंगा वो आप करेंगे, बॉसी टाइप जो होता है, ऐसा बॉसी टाइप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं चलेगा। वरना लोग अपना एटीट्यूड जब सुनाना दिखाना देखेंगे ना, जब वो अपना एटीट्यूड दिखाएंगे तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर इतना परेशान हो जाएगी कि उसको प्रोजेक्ट छोड़ के भागना पड़ेगा। फिर हमको देख समझ कर हिकमत के साथ, इसलिए कुरान पाक हमको हिकमत सिखाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हिकमत सिखाते हैं। हिकमत के साथ कुछ भी काम को आप अंजाम देंगे, हर काम आप आसानी से कर पाओगे इंशाल्लाह ताला। तो और एक और पॉइंट ये है कि कुछ भी डिफिकल्टीज आपको आते हैं तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आपके पास वो नैक होना चाहिए कि वो काम को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम कैसे एग्जीक्यूट करें। उस नैक को समझने की हम कोशिश करें ताकि आसानी के साथ आप और हम उसको कर पाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा कि जब तक हम वो काम करते रहेंगे, वो काम के एवज में आप भी तो प्रमोशन चाहते हैं, तो आप भी तो उसके एवज में कुछ ना कुछ सैलरी आपकी चाहते हैं, या फिर उसके लिए कुछ फेवर्स चाहते हैं सैलरी में, प्रोजेक्ट आपके जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है या फिर आपके जो मैनेजर है उनके तरफ से। तो ये तमाम की तमाम चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर वही बन सकता है जो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। एक अच्छा कम्युनिकेट करने वाला बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, क्योंकि उसको सारी टीमों को लेकर चलना पड़ता है, हर टीम को उसको लेकर चलना पड़ता है। अगर आप आईटी का एग्जांपल ले लीजिएगा आप, तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने के लिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए जो एप्लीकेशन डेवलपर होता है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रॉपरली होती है, उसके बाद फिर प्रूफ रीडिंग उस पर होती है, फिर प्रॉपरली बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट के तौर पे जो रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो मॉनिटर करना होता है। तो ये तमाम की तमाम चीजें एक प्रोजेक्ट मैनेजर आसानी से कर सकता है। अगर आप ऐसा रोल चाहते हैं जिससे आप
लोगों को लीड भी करें, उनको पता भी ना चले कि आप उनको लीड कर रहे हैं, मोहब्बत से अपने काम निकाल लें, तो लोग अपने से जुड़कर, हमसे जुड़कर वो आपका ताउन करते हुए वो तब अपना जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आपका ताउन भी कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट प्रॉपर टाइम पे जब एग्जीक्यूट होता है तो काम करने वालों का नहीं होता, प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। काम होता है, नाम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, काम होता है जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, जो प्रॉपरली जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो टाइमली वो काम कर रहे हैं, तो ये काम उनका, नाम प्रोजेक्ट मैनेजर का। तब तक हम क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होता है कि वो टेक्निकल फील्ड में ही होते हैं, नहीं मैं टेक्निकल काम ही करना चाहता हूं मैं, लेकिन एक एज ऐसी होती है कि जब टेक्निकल काम हम नहीं करना चाहते हैं, तो जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे जब हम आते हैं, तो टेक्निकल मैनेजर अगर होते हैं तो टेक्निकल पर्सनालिटीज भी, टेक्निकल बंदे भी उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ सकते हैं, क्योंकि जब टेक्निकल मैनेजर होते हैं तो फिर उनके सबऑर्डिनेट्स उनको घुमा नहीं सकते, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे होते हैं उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती और वो ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। तो जब तक नॉलेज नहीं हो प्रोजेक्ट की, जब तक उसकी प्रॉपर उसका नॉलेज ना हो, तो वो बिना नॉलेज के अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए तो फिर सारी टीम प्रोजेक्ट मैनेजर को नचाने लगती है, नहीं ये डिफिकल्टी आ गई, वो डिफिकल्टी आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अगर आपको पता है, अगर आप उस लेवल से आए हो, तो आपको पता रहेगा कि ऐसी डिफिकल्टी आने से इसको ऐसा टैकल किया जाता है, उसको ऐसा फिक्स किया जाता है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखेंगे हम। भाई जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मुफीद मालूमात। और आप लीडरशिप के ताल्लुक से कह रहे थे, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौल्लिम कायनात बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान भेजे गए, एक मरतबा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जो है वो सफ़र फरमा रहे थे। सहाबा इकराम को जब एक जगह जब कयाम हुआ, तो सहाबा इकराम को हुजूर ने सब काम जो है वो बांट दी, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हुजूर अहमद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है उनके साथ इन्वॉल्व होकर एक जगह जो है दरख्त की लकड़ियां काट कर लाने गए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट लीडर, जो सुभान, खुद भी काम करता है माशाअल्लाह। और हुजूर का तो क्या कहना, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया नुमान भाई। यकीनन अगर लीडर वो काम करना जानता है तो वो अच्छे से लीड कर सकता है। जब तक कि सामने वाला उतना एक्सपर्ट ना हो, तो लीडर को भी थोड़ा, अगर वो हाथ बटाता है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के उसको एनकरेज करता है, अप्रिशिएट करता है, तो उससे उसका काम भी आसान हो जाएगा। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये मेरी मदद भी कर रहे हैं, और साथ में आपका प्रोजेक्ट तो टाइमली एग्जीक्यूट भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखिएगा आप कि प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको किन क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि कुछ लोग मार्केट में डिमांड करते हैं कि एमबीए ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप बेसिक लेवल पे काम कर चुके हैं, आपके पास 5-6 साल का, 7-8 साल का आपके पास अगर प्रॉपर जॉब फुल टाइम एक्सपीरियंस आपके पास अगर हो, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन ले लीजिएगा, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यानी प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो एमटेक हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो कोई और हो, अगर मास्टर डिग्री हो तो वो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए हमको किन कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। हम प्रोजेक्ट मैनेजर अगर हम बनना चाहते हैं, तो आप और हम देखेंगे कि हम क्या प्रोजेक्ट मैनेजर पर्टिकुलर स्किल सेट हमको होना चाहिए, और सर्टिफिकेशन करने से हमको क्या फायदा होगा। ठीक है। तो अगर आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं पर जॉब करना चाहते हैं, तो बेसिकली मार्केट में 2 टाइप्स के फ्रेमवर्क मौजूद हैं। पहला फ्रेमवर्क है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और दूसरा फ्रेमवर्क है प्रिंस 2। तो मैंने जो किया है, मैंने प्रिंस 2 का सर्टिफिकेशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें 2 किस्म के सर्टिफिकेशंस होते हैं प्रिंस 2 में। एक होता है बेसिक फाउंडेशन, और एक होता है प्रैक्टिशनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिशनर का, प्रिंस 2 का मैंने सर्टिफिकेशन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने ये सर्टिफिकेशन किया, आपके रिज्यूमे पे इतना आपका वैल्यू ऐड करता है ये, कि आपके प्रमोशंस आसानी के साथ होने लगते हैं। मेरा प्रमोशन ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से रुका हुआ था। जब मैं सर्टिफिकेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह, इमीडिएटली 1 क्वार्टर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रमोशन मिला। और माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान की दुआओं से, अल्लाह के करम से एक अच्छे पोस्ट पे, अल्लाह के करम से हैदराबाद में मैं एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर में जॉब करता हूँ मैं।
तो हम बता रहे थे आपको कि इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो होते हैं, तो इसमें दो किस्म के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मार्केट में अवेलेबल है। अब आप पूछेंगे कि मैं किस फील्ड में जाऊं, मैं किस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन में जाऊं। देखिए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पीएमपी ही करें, जरूरी नहीं है कि आप प्रिंस2 ही करें। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं, आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स को आप लीड करना चाहते हैं। आप इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप प्रिंस2 करोगे तो आप सिविल के प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल करोगे, आईटी के आप नहीं कर पाओगे। अगर आप पीएमपी करोगे तो आप आईटी के कर पाओगे, प्रिंस2 के कर पाओगे, ऐसा नहीं है। मार्केट में दो फ्रेमवर्क मौजूद है। कुछ कंपनीज पीएमपी वाले प्रोफेशनल को पसंद करते हैं और कुछ कंपनीज प्रिंस2 वाले सर्टिफाइड बंदों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट करने का तरीका दोनों में ऑलमोस्ट 70 to 75% दोनों का सेम है। लेकिन जो 25% जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए ये दो अलग अलग बॉडीज बनाए गए हैं। और ये क्यों बनाया गया था, एक्चुअली उसका क्या है, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो मार्केट में दो किस्म के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स मौजूद है, ठीक है। एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, पीएमपी जिसको कहा जाता है। एक है प्रिंस2। प्रिंस2 ये है, इसका फुल फॉर्म है कि आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था प्रिंस2, ठीक है। और यूजुअली प्रिंस2 ये ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और दीगर यूरोपियन कंट्रीज में प्रिंस2 को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये बंदे जो प्रिंस2 सर्टिफाइड हैं, इन कंट्रीज में उनको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया जाता है। लेकिन जो पीएमपी करे हुए हैं उनको इंडिया में, ऐसे हैदराबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है प्रिंस2। लेकिन जो लोग ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते प्रिंस2 और अपना पीएमपी में, तो वो लोग कोई भी सर्टिफाइड बंदा है तो वो लोग उसको हायर कर लेते हैं। तो पीएमपी यूजुअली यूएस में और कनाडा में ये यहाँ पर चलता है, ठीक है। अब दोनों की ड्यूरेशन में क्या फर्क होता है, ठीक भाई, इस तरफ रहनुमाई फरमाए कि दोनों जो सर्टिफिकेशन है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। अगर आप इसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की, तो ये इसके बूट कैंप्स भी लगते हैं। अगर फुल टाइम करना चाहते हैं तो एक एक महीने का, दो दो महीने का भी फुल टाइम होता है। लेकिन यूजुअली लोग बूट कैंप्स को पसंद करते हैं। बूट कैंप उसको कहते हैं जो एक दिन में आपको सुबह से लेकर शाम तक टोटल फुल टाइम 9 आवर्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एक बड़े रिजॉर्ट में या फिर एक 5 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में वो ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वहां पे आपको लंच का भी एहतमाम होता है। फिर जिस दिन आपका सेशन हुआ उसके लास्ट आवर में आपका टेस्ट लिया जाता है बूट कैंप में। और जो लॉन्ग टर्म जो होता है, कभी कभी लोग एक क्वार्टर ले लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी जो सर्टिफिकेशन जो कोर्स है इतना वास्ट है कि आप उसको एक हफ्ते में समझ नहीं पाओगे। खुसूसन वो बंदे जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए तो काफी चैलेंजिंग रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए कम से कम, मैं ये प्रिफर करता हूं कि कम से कम उसको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली एग्जामिन कर पाए, उसको समझ पाए, मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को समझ पाए। और उसकी मैच्योरिटी लेवल भी माशाल्लाह से हो जाती है कि वो समझ पाता है कि प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें कोई डिफिकल्टीज आते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। फिर अगर कोई काम नहीं कर पाता तो उसको कैसे काम करवाना है। ये काम ये वही कर पाता है जो एक बेसिक लेवल से आता है। तो कम से कम मैं प्रिफर करता हूँ कि 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस अगर हो तो इस सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए जाएं। फिर जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कर सकते हैं। प्रिंस2 का ये मैंने कोर्स किया था जब प्रिंस2 का, तो मैंने भी बूट कैंप किया था। और उस बूट कैंप में आप 1 वीक का बूट कैंप मेरा हुआ था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली 1 मंथ तक प्रिपरेशन का हमको टाइम दिया गया था। फिर जाकर हमने एग्जाम लिखे थे। तो टाइम फ्रेम इसका मिनिमम आप समझ लीजिएगा, दोनों भी आपको अगर परफेक्टली आप करना चाहते हो, डेडिकेटेड टाइम आप देकर करना चाहते हो, तो 3 मंथ्स मिनिमम आपको इस पे स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप 3 मंथ स्पेंड करोगे तो आसानी के साथ आप इसको समझ भी पाओगे और आप उसको रिलेट कर पाओगे अपने जॉब से। हाँ, मेरे जॉब में हमने ऐसा इनिशिएट किया था प्रोजेक्ट को, हमने ऐसा प्लान किया था, उसके अंदर हमने कॉस्ट फैक्टर को भी हमने लिया था।
और ये भी आता। आप एक और कुछ सवाल कर रहे थे नोमान भाई, जब तक मैं पानी पी लूं। जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैट में इस किस्म के सवाल थे कि किस लाइक कि अगर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो क्या जरूरी है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और फिर आईटी में मैंने जॉब की है तो ही बन सकता हूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं बीई कर लिया उसके बाद कोई कोर्सेज करूँ और डायरेक्टली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ फ्रेशर ज्वाइन हूँ? तो व्हाट इज द प्रिफरेबल वे? देखिए, अच्छा सवाल है जिसका जवाब मैं 50% तो दे ही चुका हूँ। देखिए, अगर आप डायरेक्ट फ्रेशर आप हो, और आप डायरेक्ट आप कोर्स करते हुए आप अगर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए जॉब रहेगा ये। क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको एक प्रॉपरली मल्टीनेशनल कंपनी का या फिर कोई भी कंपनी का उनको इन एंड आउट पता नहीं होता है। जब उनको इन एंड आउट पता नहीं होता है तो फिर लोग उनसे खेलने लगते हैं, फिर आप अपने जॉब को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको वो पर्टिकुलर टास्क पे कमांड नहीं आया, आप प्रोजेक्ट मैनेजर जब तक आप बन नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको प्रॉपरली कमांड होना चाहिए, सामने वाला आपसे मुतमईन भी होना चाहिए, और आपको वो कमांड होने से आपको वो पर्टिकुलर जॉब आप उसको एंजॉय कर पाते हैं। जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, फिर आपको वही बोरिंग लगेगा कि सुबह आओ, लोगों को काम दो, काम बराबर हुआ नहीं, देखो देखे फिर चले जाओ। एक हेक्टिक जॉब आप महसूस करेंगे। लेकिन आप रियली अपने जॉब को आप एंजॉय करना चाहते हो, तो कम से कम एक 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस तो आप ले ही ले। उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की ये कोर्स करके आप उसको अप्लाई करें। जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अगर है तो वही कोर्स पे वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जाएं। प्रिफरेबल है वो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले हो चुके हैं, उसके अंडर में आप काम कर चुके हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर चुके हैं, तो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपको पूरा प्रोसेस का नॉलेज होगा। तो उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट को आसानी से आप लीड कर पाओगे। इनकेस आपके पास नॉलेज नहीं है, आप काम किए हो सिविल इंजीनियरिंग में, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बने हो आप आईटी में, तो आपके लिए वो जॉब सूट नहीं करेगा। हालांकि धीरे धीरे आप सीख जाओगे, डाउन द लाइन एक 5-6 महीने में आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आप क्विक लर्नर हो, तभी आप ऐसा स्विच कर सकते हैं अपने इस जॉब को। आपने काम किया है एक प्रोफेशन का, और आप सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए दूसरा प्रोफेशन, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल उसमें आ सकती है। तो आपको किस किस्म के जॉब मार्केट में आपको मिलते हैं, इंशाल्लाह वो हम देखते हैं। वेरियस अपॉर्चुनिटीज यहाँ देखिए आप, हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट एनालिस्ट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर, प्रोग्राम एनालिस्ट, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ में जो उसकी जो बॉडी होती है ना प्रोजेक्ट मैनेजर की, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने इब्तिदा में आपसे कहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक पर्टिकुलर ऑफिस होती है, और एक बॉडी होती है। वो तमाम की तमाम बॉडी मिलकर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर उसको एनालाइज करने के लिए कुछ लोग बंदों को हायर करते हैं कि प्रॉपरली उसको एनालाइज करें। अगर छोटी मोटी कंपनी है तो एक ही बंदा सारे काम करता है। अगर कोई बड़ी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, तो उनका कोऑर्डिनेटर अलग होता है, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग का अलग बंदा होता है, और उनके प्रोडक्ट को प्रोक्योरमेंट का बंदा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोबाइल का एंड्रॉयड आपको जो है सो कुछ एप्लीकेशन आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओयो का ले लीजिए, ठीक है। अब ओयो का ऐप आप और हम डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए कुछ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स की हमको जरूरत पड़ती है, जो ताकि वो आपका एप्लीकेशन कोई हैकर हैक ना कर पाए। तो उसके लिए सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोक्योर करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसको प्रोक्योर नहीं करेगा, तो प्रोक्योरमेंट की एक अलग बॉडी होती है। उसके बाद फिर जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो प्रॉपरली, जैसा कि ओयो का मैंने एग्जांपल लिया कि किस किस होटल वालों ने ओयो से टाई अप किया है अपने आप को, तो ये सारे मटेरियलिज्म जितना होता है, ये जाकर इंफॉर्मेशन लेके आना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जाता है, अपना इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके लाता है, फिर जाकर लोगों से बात करता है, फिर अपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने उस प्रोडक्ट को बताने के लिए, फिर मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ डिस्कशंस होते हैं, उस डिस्कशन पे वो काम करता है। फिर उसके लिए एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिस आपको टेक्निकल कुछ आइडिया नहीं है। मान लीजिए कि हमारे नोमान भाई हैं, ये माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन अगर ये सिविल इंजीनियरिंग का एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो ये प्रोजेक्ट
कोऑर्डिनेट तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल कोई डिफिकल्टीज आ जाती है तो उसको वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको आईटी, उसको पर्टिकुलर जो फील्ड के जो टेक्निकल एनालिस्ट है, जो टेक्निकल मैनेजर है, उनके साथ उनकी फिर डिस्कशन होगी। फिर डिस्कशन के साथ साथ फिर वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरीके से मार्केट में अलग अलग जॉब जो अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें अलग अलग आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो नॉन आईटी हो, चाहे आप एक पर्टिकुलर स्कूल की बॉडी को आप चलाना चाहते हैं, हर चीज में आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप काम कर सकते हो। अब आप मेरा एग्जांपल लीजिए कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, यानी एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं मैं कि शादियों का जो इवेंट होता है, तो उसको इवेंट ऑर्गेनाइजर को वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। पर्टिकुलर टाइम पे उस इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मेहमानों को कहाँ रुकाना है, मेहमानों को कहाँ खिलाना है, उनके नाश्ते का इंतजाम, उनके पीने का इंतजाम, नहाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, फूड, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, हर चीज ये तमाम का तमाम इवेंट ऑर्गेनाइजर देता है, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो हर फील्ड में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम आएगा। आप अपने घर का आप काम करते हो, इसमें भी आपकी बच्चों की पढ़ाई है, इसमें भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम आएगा। तो उसके लिए जो उसके सब टॉपिक्स है प्रोजेक्ट मैनेजर के, आपको उसको समझना होगा। क्या क्या चीजों की हमको जरूरत पड़ती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, वो हमको समझना होगा। तो हम बात कर रहे थे फ्रेमवर्क्स के बारे में। तो एक पहला फ्रेमवर्क आपके सामने हमने जिक्र किया, वो था प्रिंस2। प्रिंस2 एक्चुअली हुआ ये था कि यूके में जब लोग काम कर रहे थे, अचानक काम करते करते उनके काम में कुछ रुकावट आ गई। जब उनके काम में रुकावट आई तो उन्होंने वहां पर इसको एक बॉडी को बनाया उन्होंने कि नहीं, अब काम हमको रोक देना चाहिए, अब हम इस काम को आगे नहीं कर पाएंगे जब तक कि एक प्रॉपरली बॉडी फॉर्म ना हो। तो जब वहां पर इन्होंने एक बॉडी को फॉर्म किया और उसका नाम रखा उन्होंने प्रिंस2। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है। अभी यहाँ पे हुआ यह था कि एक पर्टिकुलर काम को फिनिश करने के लिए वो बॉडी बनाई गई थी, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक रूल बनाया था, सेट ऑफ रूल्स बनाए थे कि हम एक रूल्स बनाते हैं, रूल नंबर 1 2 3 4 5। ये रूल्स बनाकर इस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएगा। और पीएमआई में ऐसा हुआ था कि ये 1969 में इनिशियली वो शुरू हुआ, लेकिन 1980 में ये प्रोसेस ये आगे बढ़ा। और इसमें हुआ ये था कि कुछ लोग एक रूल बुक बनाए थे जिसको बोलते हैं पिम बुक, कि एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स का एक क्या कहते हैं, एक डिक्शनरी होती है, उसके अंदर उसी को फॉलो करते हैं। उसमें कुछ भी डिविएशन होने के चांसेस ही नहीं है। आपको कुछ भी सवाल है वो पिम बुक गाइड में आपको मिल जाएगा। जो भी आपके प्रोजेक्ट में आपके हर्डल्स होते हैं, वो तमाम के तमाम हर्डल्स आपको पिम बुक गाइड में मिल जाएगा। तो इसमें कैसा है, प्रिंस2 में थोड़ी सी आपको प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा लेवरेज दिया गया है कि इन केस अगर आप प्रिंस2 के सर्टिफिकेशन आप करते हैं और आपके प्रोजेक्ट में कुछ हर्डल्स आ गए, उस हर्डल्स को दूर करने के लिए आप चाहे तो प्रिंस2 के जो गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसी तरीके से पीएमपी में भी उसी तरीके से दिया गया है। ठीक है। अब कंपैरिजन हम देखते हैं इसके अंदर कि इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों में कॉमन क्या है। दोनों भी यूनिवर्सल है, इनको किसी भी एनवायरनमेंट पे आप इसको यूज किया जा सकता है। आप जो चाहे एनवायरनमेंट, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर अगर है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर आईटी वाला हो तो आईटी में भी वो काम कर सकते हैं प्रिंस2 को लेकर या पीएमपी लेकर, और सिविल में भी कर सकते हैं, नॉन सिविल में भी कर सकते हैं, एरोनॉटिकल में कर सकते हैं, अपने स्कूल में भी हर जगह इसको काम किया जा सकता है। दोनों भी यूनिवर्सल है। दोनों में भी एक डिफाइंड प्रोसेसेस है। उनके क्या प्रोसेस है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद फिर आपके हम सवालात लेंगे, क्योंकि असर का वक्त बिल्कुल मुख्तसर हो चुका है। अभी 4:05 को असर शुरू है, फिर 5:25 से फिर मकरूब वक्त शुरू होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 5:15 5:20 तक हम अपने इस आज के सेशन को हम रैप अप करेंगे। आज 5:30 तक हम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह थोड़ा जल्दी कर लेंगे ताकि असर की नमाज हमारी अदा हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि एक पर्टिकुलर डिफाइंड रोल्स एंड प्रोसेसेस जो होते हैं, उन प्रोसेसेस जैसे इसमें भी है, प्रिंस2 में भी और हमारे पीएमपी में भी है, दोनों में भी आप हैं।
और दोनों के लिए भी टाइम फ्रेम है, दोनों के लिए भी प्रोजेक्ट प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए उनके क्वालिटी चेक्स बराबर होते हैं, दोनों में भी सेम है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट वहीं आता है, वहीं डिफर होता है कि इसके अंदर कुछ लोग पर्टिकुलर रूल बुक को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी तरफ से कुछ ऐड कर लेते हैं, और कुछ लोग रूल बुक के हिसाब से चलना चाहते हैं तो वो पीएमपी ले लेते हैं, जैसे कि पिम्बो गाइड में दिया गया है। ठीक है, अब प्रिंस 2 को हम देखेंगे। प्रिंस 2 जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रोजेक्ट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रिंस 2 बनाया गया था। इसके अंदर टोटली 7 प्रोसेसेस बताए गए हैं। ठीक है, तो उसमें बताया गया स्टार्टिंग अप प्रोजेक्ट। तो जब हम प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट करते हैं, कोई काम हम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टीम को हमको अपॉइंट करना पड़ेगा। जब तक हम प्रॉपरली टीम को अपॉइंट नहीं किए, हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट ना करें। ये एज ए प्रिंस 2 कहता है कि आपको स्टार्ट करने के लिए आपको एक टीम को अपॉइंट करना पड़ेगा और उनको उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट, आप यहाँ से मुंबई जाने का, अगर मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो आप हैदराबाद से मुंबई जाने का आप अगर प्लान करते हो तो उसके लिए हमको प्रॉपरली टिकट चाहिए। अगर आप एज ए ग्रुप जाते हो तो फिर सारे लगेजेस को कहाँ स्टोर करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कौन से बोगी में कौन है, और प्रॉपर बंदों को। तो क्या करते हैं हम, जब हम एज ए किसी की शादी में हम गए या फिर हम आज़ाद मैदान में काफिले में हम जाते हैं, तो जो अच्छे दिखने में, जो हेल्दी जो बंदे हैं, उन बंदों को बोलते हैं कि भाई कुछ बंदे जाके अपने अपने सीट्स पे जाके बैठ जाएंगे और कुछ बंदे अपने अपने कुछ बंदे सामान को लोड अनलोड करेंगे प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर, फिर बराबर अपने अपने फिर बंदों को पूछ के उनके सीट तक वो उसको पहुंचाएंगे। कुछ लोग ऐसे दुबले पतले होते हैं, सामान ला लेते हैं बड़ा हैवी, वो उठा नहीं पाते हैं। तो उसको प्रॉपरली जो काफिला का जो निगरान होता है, जो काफिले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको ऑर्गेनाइज करें। तो प्रॉपरली टीम को हमको ऑर्गेनाइज करना होता है। उसी के तौर पे आप शादी ब्याह के मामले आप ले लीजिएगा कि प्रॉपर आप कुक को ऑर्गेनाइज करें, फिर कुक के साथ में जिन जिन चीज की जरूरत, अगर आपका मेन्यू ज्यादा है तो आप उस मेन्यू के हिसाब से आप मल्टीपल पीपल को आप अपॉइंट करते हैं। तो उस तरीके से जब आप स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, जब तक आप बंदों को हायर ना कर दें, जब तक प्रोजेक्ट को स्टार्ट ना करें, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो इनिशिएट करने में एक पर्टिकुलर हम बिजनेस एक प्रॉपरली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी की शादी को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लेंगे। ठीक है, आपको शादी करना है, ठीक है, शादी करने में अगर आप जैसे शादी के दिन की या फिर वलीमे के दिन की आप अगर खाने का कुछ आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे उनसे कि ठीक है आपको ये ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, आप मेन्यू क्या रखना चाहते हैं, मेन्यू में क्या क्या किस्म के चीज रखना चाहते हैं, कैसे आप उस चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कितने लोगों का वो आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, और इतना सामान बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा, उसके हिसाब से कितने बंदे आपको लगेंगे वो बनाने के लिए, कितने कुक लगेंगे आपको, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए कितने आपको आपके हैंड के नीचे बंदे लगेंगे। तो तमाम के तमाम चीज, तो आप क्या करेंगे, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में सारे का सारा आप डॉक्यूमेंट करेंगे, मुझे इतने बंदे चाहिए, XYZ काम के लिए मुझे 1 2 3 बंदे चाहिए, उस किस्म से आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फिर जब आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाकर आप अपने स्टेक होल्डर से आप उसका अप्रूवल लेंगे। मैं ये काम करने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसका ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपने जो बताया है, इतने काम इतने टाइम पे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और ये बंदे हमको लगेंगे, ये इसको हमको प्रोक्योर करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको ये टाइम फ्रेम लगेगा। फिर आपके स्टेक होल्डर जो होते हैं, जो आपको वो काम ऑफर किए हैं, अब उनका 100% कोऑर्डिनेशन आपके साथ रहेगा, और वो 100% आपके उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से वो मुत्तफिक रहेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे आपके उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को, तब ही वो इसको कर पाएंगे। अगर कभी कभी होता ये है हमारे आईटी, क्योंकि मैं आईटी के प्रोजेक्ट्स देखता हूं, मैं कभी कभी होता ये है कि डॉक्यूमेंट एक होता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा एक होता है, लेकिन बार बार इसको मॉडिफाई किया जाता है। जब बार बार रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं हम, तो इसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, फिर साथ में टाइम फ्रेम भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि प्रोजेक्ट
शुरू करने से पहले उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का आप प्रॉपरली साइन ऑफ ले लें। जब आप साइन ऑफ ले लेते हैं, इससे आपके प्रोजेक्ट को प्रॉपरली स्मूथली रन करने के लिए आपको आसानी फराहम होती है। ठीक है, फिर आगे होती है So आगे you can say that requirement should be freeze before starting, correct? करेक्ट, रिक्वायरमेंट शुड बी फ्रीज। जब तक हम उसको फ्रीज नहीं कर पाते, यानी उसको हम समझ नहीं पाते, और जब तक उसको हम क्लोज नहीं करेंगे रिक्वायरमेंट को, फिर वरना होगा ये कि आप घर बनाने जाएंगे, बोलेंगे कि ठीक है, तो यहाँ पे आपका किचन आएगा, यहाँ पे बेडरूम आएगा, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम आएगा, यहाँ पे आपके पार्किंग एरिया रहेगा, यहाँ पे आपका गार्डन रहेगा। तो ये बोलेगा, आप जब शुरू कर देंगे हर काम, सब काम शुरू कर देंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं, किचन मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ बनाना है। अब आपके जहन में कुछ चलता रहेगा। अब उस हिसाब से आप अपनी प्रॉपरली कॉलम्स की प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से आप प्रॉपरली प्लिन बीम की प्लानिंग करेंगे, कहाँ पर दीवार आएगी वहां पर आप प्रॉपरली प्लिन बीम डालेंगे। तो उस हिसाब से अगर चेंज हो जाएगा तो फिर दीवार बीच अधर तो बनाया नहीं जा सकता, वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवारों में क्रैक आना शुरू होंगे, फिर अलग अलग टेक्निकल चैलेंजेस आना शुरू होंगे। तो इसलिए कभी भी जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अपने इस रिक्वायरमेंट को हम फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो डायरेक्टिंग में प्रोजेक्ट होता यह है कि एक पर्टिकुलर प्लान को जब हम लिखते हैं कि स्टेप 1 में हमको ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, 4, 5, 6, तो एक पर्टिकुलर स्टेप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ उसको हम बाइफरकेट कर देते हैं, डिफरेंशिएट हम कर देते हैं। जैसा हम इस प्रोजेक्ट को हम डायरेक्ट करने लगते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे वो काम हो जाना चाहिए, जैसे कि आप जब भी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने बताया कि हमारे नोमान भाई जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये एक एप्लीकेशन बना रहे होंगे। उस एप्लीकेशन में हमको जिस चीज की जरूरत है, जैसे कि आपके सामने बताया कि एक SSL सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर वो सर्टिफिकेट उनको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला तो वो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। वो अगर वो प्रॉपर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो प्रोजेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जब नोमान भाई को सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, उस टाइम से पहले मुझे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दे देनी चाहिए उनको। अगर मैं नहीं देता हूं तो फिर आगे का काम आपका बराबर टाइम पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। एज ए डायरेक्टर आप देखते हैं, जो डायरेक्टर होता है वो जब तक डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं होता है, जब तक उस काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो समझाता है सामने वाले को कि, और उसको प्रॉपरली अथॉरिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि ये काम को ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी है कि प्रोजेक्ट को वहीं स्टॉप कर दे, वो आगे ना बढ़े, ताकि आगे कोई कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा ना हो। इस वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत हम अगर स्लिप भी होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको डिफरेंट अनफोर्सीन कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो उसको फिक्स करने की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम उसको कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग स्टेज। कंट्रोलिंग स्टेज में होता है कि कभी कभी बीच में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक पर्टिकुलर प्लान की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि हमारे घर के बाजू एक मेरे भाई का घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसमें जब कॉलम्स के लिए जब पिट खोदना शुरू किए तो पानी का इलाका है, यहाँ पर पानी अच्छे से मौजूद है, तो कंटिन्यूसली इनिशियल 2-3 कॉलम्स में कंटिन्यूसली नीचे से पानी आ रहा है। अब उस पानी को कैसे, अब जितना खोदते जा रहे हैं उतना पानी आ रहा है। अब उसके लिए एक टेक्निकल बंदे की जरूरत है कि उस पानी को रोकने के लिए क्या किया जाए। जैसे कि पानी को निकालते हैं फिर 24 आवर्स में पानी भर जाता है, तो अपने उस काम को प्रॉपरली फुटिंग डालने के लिए, जैसा कि उसके अंदर पिलर कॉलम वगैरह डालते हैं तो प्रॉपरली फुटिंग उसको डालते हैं, तो उसके लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो चीजों को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोल एडवाइजरी एक बोर्ड की भी जरूरत पड़ती है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर उसको संभाल सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा इश्यू आ गया है तो फिर कंट्रोल एडवाइजरी बोर्ड होती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, फिर यहीं स्टॉप कर देंगे, या फिर इसको इस चैलेंज को फिक्स करने के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, कैसे हम इस टेक्निकल चैलेंज को हम फिक्स करेंगे और कैसे हम आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर हमने वहां पर जो भी इंजीनियर अवेलेबल थे उन्होंने फिर कुछ गाइडलाइंस उनको बताए, उस गाइडलाइंस के तहत उसको फॉलो किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी भी बंद हो गया और प्रॉपरली वो काम भी एग्जीक्यूट हो गया। तो एक कंट्रोलिंग स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर प्रोजेक्ट के काम में, टाइमलाइंस में, कॉस्ट में हो सकता है कभी कभी वो डिविएट हो जाए, कभी कभी वो आगे पीछे हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको
प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली उसको अलर्ट रेज करें, प्रॉपरली उसको फिक्स करने की, टाइमली फिक्स करने की उसको कोशिश करें। ठीक है, आगे है कि मैनेजिंग प्रोडक्ट डिलीवरी। आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया, हमारे नुमान भाई ने एक बेहतरीन एप्लीकेशन बना लिया। जब एप्लीकेशन बना लिया तो हम डायरेक्ट कस्टमर को हम नहीं दे देते, आपके स्टेक होल्डर को हम डायरेक्ट नहीं देते। इसलिए नहीं देते क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ चैलेंजेस आ जाए। तो हम क्या करते, उसके अंदर प्रोजेक्ट को हम, प्रोडक्ट डिलीवरी मैनेज करने से पहले उसकी प्रॉपरली टेस्टिंग होती है कि ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको प्रॉपरली टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैंक का एप्लीकेशन डिजाइन करना है, बैंक के आपको अकाउंट खोलना है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का एक एप्लीकेशन हमारे नोमान भाई ने बनाया और बना के उसके अंदर फिर वो लिख रहे हैं नेम, फादर्स नेम, उसके बाद फिर लिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, वो नंबर अलाउ नहीं कर रहा, या फिर सिर्फ नंबर अलाउ, या फिर नंबर्स की वजह सिर्फ टेक्स्ट अलाउ कर रहा। हालांकि डेट ऑफ बर्थ में आपको नंबर की जरूरत पड़ती है वहां पर। तो जब आप नंबर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे नंबर एंटर नहीं होता, लेकिन जब आप अपना टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं वहां पे तो टेक्स्ट एंटर हो रहा है। तो ये बग है ये। तो इस बग को दूर करने के लिए प्रोडक्ट डिलीवरी टीम का ये काम होता है कि ये प्रॉपरली उसको टेस्ट करें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो हमने इनिशियली जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, तो उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये प्रॉपरली टेस्टिंग होती है पहले। जब वो टेस्टिंग करते हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है, तो फिर बाद में कस्टमर के साथ उसका एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, उसको कहते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो जब हम मैनेज करते हैं तो फॉर्मल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, उसको हम चेक करते हैं कि हाँ, मेरा एबीसी रिक्वायरमेंट था और मैं एबीसी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने उसको डिलीवर कर दिया है, यानी उसको मैंने काम किया है। अब उसको फिर प्रॉपरली टेस्टिंग होती है। फिर आगे आता है मैनेजिंग अ स्टेज बाउंड्री। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर एक हालांकि ये फेज ये कभी भी आ सकता है प्रोजेक्ट की, जैसे कि हमने आपके सामने बताया कि प्रॉपरली हर्डल आ गया और प्रोजेक्ट में हो सकता है कि जैसा कि बीच में एक बार कंस्ट्रक्शन चल रहा था, नोटबंदी हो गई। अब नोटबंदी हो गई तो नोटबंदी में प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? अब आपको फंड्स की जरूरत है, सामने वाला 1000 की 500 की नोट नहीं लेते और आपको कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा पैसा लगता है आपको। अब नोटबंदी हो गई, 1000 आपके पास पूरे पैसे हैं, पूरा बजट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो नोट आपके पास है वो मार्केट में चल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप उसको नोट को लेके? वो प्रॉपरली आप, अब नोटबंदी हो गई वो तो अब आपकी किस्मत समझिएगा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो आपको हॉल्ट करना पड़ेगा वहां पर। तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के तहत में आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अब आपको उस नोटबंदी की वजह से फिर आपको नोट्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे, बैंक जाकर दर दर आपको फिरना पड़ेगा कि ये बैंक में आपको मिला, वो बैंक में मिला, या फिर मिला या नहीं मिला, जो कुछ भी है। तो वो पर्टिकुलर स्टेज बाउंड्री में एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज आप सेट करते हैं कि अगर ये काम होता है तो मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो एक आपका जो रूल बुक जो बन जाती है, तो उस हिसाब से आप प्रॉपरली उसको आप चाहे तो उसको कंटिन्यू करेंगे, तब आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, वरना फिर आप वहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें वही लिखा गया है कि इट इज अ डिसीजन पॉइंट इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए प्रोजेक्ट फ्रॉम विच द प्रोजेक्ट विल बी ईदर कंटिन्यूड एज प्लान, एडजस्टेड और स्टॉप। अगर आप मैनेज करते हैं कि भाई चलो बीच में 1-2 लाख से काम चल जाएगा, आपके पास उतने पैसे है, तो सामने वाले उसको एक्सेप्ट करके अगर लेते हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे। वरना अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम ये पुराने नोट्स हम देंगे नहीं, हमको नए नोट चाहिए, तो कहाँ से लाओगे आप नए नोट्स? ये तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, आपको रुक जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि क्लोजिंग अ प्रोजेक्ट। अब आपको प्रोजेक्ट क्लोज करना है, तो प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए आपको प्रॉपरली सामने वाले से जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप उनको बताएंगे कि आपका जो रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से हमने एग्जीक्यूट किया। आप सामने बैठकर वो सारे के सारे प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट करेंगे और उनसे आप फिर प्रॉपर आखिरी में आप साइन ऑफ लगोगे कि हाँ, हमने ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, हमने जो एप्लीकेशन बनाया था, बैंक ओपनिंग फॉर्म, हमने बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हमने बना दिया है। अब उस हिसाब से प्रॉपर ये टेस्टिंग हो चुकी है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट भी हो चुका है। अब उसको हमको ऑनलाइन जाना है, यानी अब उसको डिलीवर करना है प्रोजेक्ट को। उस टाइम पे हमको ये हमारा जो स्टेज होता है, इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट क्लोज कर लेते हैं, फिर साथ में आपकी बात आती है कि हमने प्रोजेक्ट में जो टाइम डिसाइड किया था वो टाइम आपने कंप्लीट किया प्रॉपरली,
उस टाइम में आपने कंप्लीट किया नहीं किया, या फिर अगर टाइम से ज्यादा अगर आप कंप्लीट करते हो, टाइम से ज्यादा आप टाइम लेते हो, तो फिर आपका जो कस्टमर है, जो आपका स्टेक होल्डर है, वो आपको फिर पेनाल्टी लगाएगा। फिर आप पेनाल्टी के लिए फिर आप अग्री हो जाएंगे या नहीं होंगे, फिर उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिर जो भी पेमेंट के बारे में बात हुई थी, वो सारे का सारा पेमेंट आप एडवांस पेमेंट करते हो या ये पेमेंट करते हो, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जैसा डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उस हिसाब से आप उसको क्लोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट में आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट पीएमआई में जो पीएमपी जो है, जो कि पीएमआई का बॉडी है, तो यहाँ पर भी इसका लाइफ साइकिल भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। तो क्या करते हैं, पहले प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट करते हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के बाद उसको प्रॉपरली प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको मॉनिटरिंग कंट्रोल करते हैं, फिर उसको प्रॉपरली क्लोज करते हैं। तो ये एज पर पिम्बुक गाइड, जो पिम्बुक स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये जो पिम्बुक गाइड है, उस गाइड के हिसाब से ये 5 जो प्रोसेसेस बताए गए हैं, इस प्रोसेस के हिसाब से अब आपको अपने उस प्रोजेक्ट को इसके अंदर डिफरेंशिएट करना होगा कि इनिशिएटिंग में हमको क्या क्या करना है, प्लानिंग में हमको क्या क्या करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, और फिर क्लोजिंग में क्या क्या करना है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि जो हम पिछले स्लाइड में हमने जो देखा, इनिशिएटिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, डायरेक्टिंग ए प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर उसको दूसरा नाम दिया गया है, प्लानिंग दूसरा नाम, डायरेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, प्लानिंग अ प्रोजेक्ट। थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके अंदर डिफर हो सकते हैं। तो क्या है वो, अभी देखिए, प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करने के लिए जैसा आप इनिशिएट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑथराइजेशन बॉडी होती है जो कि सारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपरली प्लान होता है कि उसको प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कब इसको डिलीवर करना है, कितने टाइम में करना है, कितना बजट इसको लगेगा, जो बजट है क्या ये स्टेक होल्डर के पास बजट अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो किन फेजेस में, कितने फेजेस में पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी, ताकि काम आगे से आसानी से बढ़े। वरना कुछ लोग होते हैं कि इनिशियली एडवांस कुछ नहीं देते, काम करते हैं, फिर काम उनको पसंद नहीं आता, जब काम पसंद नहीं आता तो फिर वो वहीं पे छोड़ देते हैं। अब फिर 50% जो काम वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं उनका तो नुकसान हो गया। तो इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि कहा जाता है कि अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को हमें फ्रीज कर लिया जाए। फिर आगे बताया गया कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि ये 31% ये मैक्सिमम काम इसके अंदर होता है, जो एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है, जो डिजाइन होता है, जो क्या कहते हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन मोबाइल डेवलपर आपको बनाना है, तो पहले उसके अंदर यूआई की डेवलपमेंट होती है, यानी यूआई की इमेज बनती है, फिर वो यूआई इमेज के हिसाब से फिर प्रॉपरली उसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी आपको डालना है तो प्रॉपरली उसके अंदर डाला जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो जो डेवलपर है साथ में वो देख लेगा वो। तो जब हम एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो ये स्टेज एज पर पिम्बुक गाइड, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। इस क्रिटिकल स्टेज में कुछ बंदों को तो लीव भी नहीं मिलती, हमारे यहाँ तो लीव भी नहीं दिया जाता, और बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन स्टेज पे आपको लीव नहीं लेना है, अगर आपको लीव लेना है तो अपने काम को मुकम्मल करके जाओ, चाहे आपको 1 घंटा लगो या 10 घंटे लगो काम करने के लिए। यह बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है। अब उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटर, जैसे कि वहां पर रिपोर्टिंग था, यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग आपको करना है, आपको ट्रैक करना है, उसको रिव्यू करना है, प्रॉपर अपने स्टेक होल्डर्स को बताना है, फिर साथ में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। जैसा कि कभी कभी होता है कि काम करते करते जिस क्वालिटी की बात होती है वो क्वालिटी एग्जीक्यूट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि जो 53 ग्रेड सीमेंट यूज करने की जो बात की गई थी, वो कोई मार्केट में जो नॉर्मली अवेलेबल है उस सीमेंट को वो यूज कर रहा है। हमने बात की थी 53 ग्रेड सीमेंट की, और आप दे रहे हैं कुछ लोअर सीमेंट, पकड़ कम होगी जिससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम होगी। अब वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, नहीं हाँ बात इसकी हुई थी, फिर वो बोलेगा नहीं, वो जब मैं कोट किया था, वो कोट जब 53 ग्रेड का किया था, वो आज उसका 52 ग्रेड का हो गया, तो मुझे मेरे बजट में नहीं पड़ रहा, तो मैं 52 ग्रेड ही दूंगा आपको, 53 ग्रेड नहीं दूंगा, या फिर लोअर ग्रेड आपको दूंगा। अब वो बोलेगा कि नहीं, हमको यही ग्रेड का चाहिए, वरना फिर प्रोजेक्ट स्टॉप। ये प्रॉपरली जब तक हम उसको कंट्रोल, मॉनिटर नहीं कर पाते, प्रॉपरली हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी बात हुई है वही काम करेगा, वही मटेरियल यूज होना चाहिए। आप यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप टीक वुड की, और आप दे रहे हैं आप पॉलीमर या फिर आप नीम की लकड़ी दे रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से प्रॉपरली इसको मॉनिटर करना, इसको कंट्रोल करना, ये बेहद जरूरी है, जो कि बिल्कुल सेकंड टॉप स्टेज का ये है।
ये 31% एग्जीक्यूशन को जाता है और 25% ऑफ ए प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, a project manager will have to track the process, will have to plan the upcoming project steps, और अगर उसको कुछ चेंज करना है तो उस हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन छोटा मोटा एक्सेप्टेबल है, छोटा मोटा थोड़ा मोटा एक्सेप्टेबल है, जिसमें टाइम और कॉस्ट इंपैक्ट नहीं करेगा, वो यहां पर वो कर सकते हैं इन केस अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन का रिक्वेस्ट आता हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वो है क्लोजिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए आपको जैसे कि बताया गया कि उसमें पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे होते हैं, फिर आपका जो डिलीवरी नोटिस है पर्टिकुलर प्रॉपर्ली टाइम पे आप डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डिलीवरी करने के बाद उनके पास वो प्रॉपर्ली एप्लीकेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं कि उनके पास यानी जब प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो कस्टमर के पास वो कस्टमर के पास वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होता है, बल्कि वो प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे इश्यूज प्रोजेक्ट क्लोजिंग में आता है। तो अभी कंपैरिजन जो हमने देखा प्रिंस2 और पीएमपी में, ये सारे प्रोजेक्ट्स के ये जो डेफिनेशन है, ये जो टाइमलाइंस है, ये जो प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस हैं, ये सारे प्रोसेसेस आप और हम अपने लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा से छोटा प्रोजेक्ट क्यों ना होता हो, चाहे वो घर बनाने का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो घर में किसी की शादी हो, चाहे आपको घर का रिनोवेशन करना हो, चाहे आपको पाबंदी से किसी टाइम पे पहुंचना हो, उसके लिए भी आप कहीं कॉन्फ्रेंस में पहुंचना चाहते हैं, टाइम पे आपको टाइम दिया गया है 9 बजे और आप 9 बजे नहीं पहुंच के आप पहुंच रहे हैं 9:30 बजे, तो ये आप अपने प्रॉपरली आप प्लान नहीं है, आप ऑर्गेनाइज नहीं है। यहाँ पे आपके इमेज की बात आती है। अगर ये जो SDI चैनल पे जो आपको ये 4 बजे जो शुरू हुआ प्रोग्राम, अगर इसको 4 बजे शुरू नहीं करते हुए अगर हम इसको 4:30 पे शुरू करते, तो आप तो इंतजार करते करते थक जाते, कुछ लोग तो चले भी जाते। लेकिन उसको प्रॉपरली टाइम पे एग्जीक्यूट करना, इसको प्रॉपरली कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, और टाइमली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसको कहा जाता है कि टाइम पे आप उसको एग्जीक्यूट करें, टाइम पे आप हर चीज को टाइम पे आप करें। यकीन जानिए, अगर आप प्रॉपरली हर चीज प्लान करते हैं तो आप आसानी से कुछ भी टास्क आप अचीव कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे वो आसान से आसान हो जाए, चाहे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। इफ यू प्रॉपरली प्लान इट, inshallah we will be able to deliver it on time with a proper quality. If you fail to plan, that means we are failing to plan. If we fail to plan, that means we are failing to plan. If we plan to fail, that means पूरा काम ही आपका खराब हो गया, आप कुछ आगे अपनी जिंदगी को आप सीरियस लिए ही नहीं समझ जाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा आज से जब भी आप कुछ काम करें तो उसको प्रॉपरली प्लान करें, और इतने टाइम फ्रेम में, इतने स्टेजेस में उस प्रोजेक्ट को आप डिफाइन करें, उसको प्रॉपरली टाइमली उसको एग्जीक्यूट करने की आप कोशिश करें। ठीक है, अब इसमें नॉलेज एरियाज PMI में अलग से जो इनिशिएटिंग और प्लानिंग, इनिशिएटिंग, एग्जीक्यूटिंग जो हमने अभी जो 5 to 7 एरियाज हमने जो देखा है, अब यहाँ पर इन्होंने नॉलेज एरियाज को डिफाइन किया है कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होगा, इसके अंदर स्कोप होगा, फिर टाइम होगा, फिर कॉस्ट होगा, फिर क्वालिटी होगा। अब ये सारे इंटीग्रेशन में, स्कोप में, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी में, ये 5 चीजें, ये सारे के सारे जो पिछला स्लाइड में हमने देखा, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कंस्ट्रेंट्स होता है इसके अंदर, आपको कुछ अभी देखिए इसके अंदर यहाँ पर नमन भाई, हमारे पास टाइम है अभी 7:20 हो गए। तो मैं आगे मैं समझाना चाहता था इसको आपको कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने बीच में लिया है कि प्रॉपरली कॉस्ट अगर उसका होता है तो हम बजट को आगे उस हिसाब हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ मैंने नहीं लिया। क्वालिटी के बारे में मैंने बात किया कि अगर आप टी कोड की बात की हो तो टी कोड ही आप लेंगे, दूसरा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर कुछ और जिसकी बात की गई है वही आपको यूज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर कभी अगर मौका बने तो नॉलेज एरियाज पे आपको हम जिक्र करेंगे, जिसके अंदर टोटल 10 नॉलेज एरियाज है। इसके अंदर फास्टली हम इसको बस मैं हेडिंग पढ़ लेता हूँ: प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये सारे मैनेजमेंट के बारे में मैंने कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिया है। इज इट राइट नोमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दरमियान में आपने इन सब चीजों को मुख्तसर जो है टच किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो इसी के साथ इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स
will have a very very bright future, और इसका बहुत ज्यादा डिमांड भी है। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपरली प्लान करना होगा कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना कब है। उसके लिए भी आपको प्लान करना होगा। आप बिल्कुल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए आप प्रोजेक्ट मैनेजर, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर आप नहीं बन पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 6 से 7 साल का आप एक्सपीरियंस ले लीजिएगा। उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उस पर आप कदम रखिएगा, आसानी के साथ उसको आप कर सकेंगे। तो काफ़ी अच्छे जॉब रिक्वायरमेंट्स भी इसमें है, काफ़ी अच्छे हैंडसम पैकेजेस भी इसके अंदर है। आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आई विल अश्योर यू दैट यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी एंड यू विल एंजॉय योर जॉब इंशाल्लाह ताला। और अगर इसी के साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो ले लेते हैं 2-3 मिनट में, फिर उसके बाद हम अपने सेशन को हम रैप करेंगे इंशाल्लाह ताला, वाइंड अप करेंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अतीक भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन अंदाज से आपने हर जाविये से आपने इसको कवर किया है। फ्रॉम यू नो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि प्रॉपर आईटी इंडस्ट्री कैसे चलती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन रिक्वायरमेंट फ्रीजिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन डिलीवरी, देन यूएटी टेस्टिंग, दिस। और फिर आपने उसको एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टिव से भी, जो लोग देखिए प्रोजेक्ट कैन भी, घर बनाना भी हो सकता है प्रोजेक्ट, आपके एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन, आपका एसएससी का एग्जाम है वो भी एक प्रोजेक्ट के तौर पे आप ले सकते हैं। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि पूरी जिंदगी ही हमारी एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है। सुभान अल्लाह, बहुत आपको अच्छा। रोजाना का जो आपका जो टास्क है, नमाजें अदा करना है, कुरान पाक की तिलावत करना है, माँ बाप के हुकूक अदा करना है, दिस आर द स्मॉल स्मॉल टास्क। हम सब इन सब चीजों को अगर परफेक्टली अलाइन करेंगे तो जब मौत का फरिश्ता आएगा तो हमको जाने भी मजा आएगा, हुजूर के जलवे में गुम जाने में भी मजा आएगा। सुभान मगर अगर अल्लाह। यही छोटी छोटी चीजों को हम करेक्ट नहीं करे होंगे तो फिर वही होगा कि अगर प्रोजेक्ट सही से मैनेज नहीं होता है तो उसका जो खात्मा होता है, जो उसकी जो क्लोजिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। और अगर सुभान, जिंदगी के प्रोजेक्ट्स को हमने प्रॉपरली प्लान नहीं किया, एक्शन नहीं किया, तो फिर हमारा भी खात्मा जो अल्लाह ना करे सही ना हो। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर नोमान भाई, काफी आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आपने जो हकीकी जिंदगी से आपने जो जोड़ा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने इसको रिलेट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि टीम उम्मीद भी यही उम्मीद करती है कि आप अपने अपनी जिंदगी को आप प्रॉपरली प्लान करें, अपने टास्क को, चाहे वो कोई भी टास्क हो, आप उसको प्रॉपरली प्लान करें। चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे कि खुद आपकी पढ़ाई हो, चाहे कोई भी मामला हो, उसको प्रॉपरली प्लान करें। जब तक कोई प्लान आप नहीं करते, जब तक आप कोई काम को आप नहीं कर पाते। मैं क्या करता हूँ नोमान भाई, एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को हम खत्म करेंगे, दुआ से इख्तिताम करेंगे जी 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 कि यहाँ से 1 महीने तक का पूरा मेरे पास प्लान होता है कि ये टाइम पे क्या करना है, ये टाइम पे क्या करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पेन डाउन करूँ और मैं लिखूँ उसको, और मैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करूँ। और अल्लाह का करम है कि वो वक्त पे हो जाता है। कभी कभी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर प्लान नहीं करते हुए कोई काम को कर लें अचानक से, तो नहीं होता है। तो इसीलिए कभी अचानक दावत आ जाती है कि भाई आपको कल आना है, तो मैं माजरत चाह रहा हूँ कि भाई इतना शॉर्ट नोटिस में नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को और को वादा दे चुका हूँ। अब मैं वो वादा खिलाफी में नहीं कर सकता। या फिर कहीं पे भी जाना हो तो एटलीस्ट 1 वीक पहले या कम से कम 2-3 दिन पहले तो हो ही जाना चाहिए वो काम, ताकि हम प्रॉपरली इस काम को हम एग्जीक्यूट कर पाए। जज़ाकल्लाह खैर नोमान भाई। आइए दुआ से हम इख्तिताम कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। और कुछ है नोमान भाई इसमें? जी नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत जो है आसान अंदाज में आपने उसको कवर किया है। मैं दुआ से पहले तमाम हाज़िरीन और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने संडे जो आराम वाला दिन होता है उसमें भी आपने इल्म को हासिल करने के लिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जो है सेशन में ज्वाइन हुए, कनेक्ट हुए। और बिलखुसूस बरादर मोहतरम अतीक भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरुआती दिनों से मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर सेशन अटेंड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सेशन को इतने अच्छे अंदाज में डिलीवर करने के लिए हम सुन्नी दावत इस्लामी टीम उम्मीद की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाए खैर अता फरमाए, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आमीन इल्म आमीन। मैं नाफ़े तो की लाजवाल दौलतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर दुआओं का नुमान भाई। अल्लाह ताला यही दुआएं आपके हक में भी कबूल फरमाएं और आमीन। आपको खूब तरक्की अता फरमाएं। मैं मशकूर हूँ सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद के
हमारे जो साथी हैं, कोर मेंबर्स है, खुसूसन हमारे मेंटर जनाब कारी मोहम्मद रिजवान खान खालिद साहब क़िबला, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके गाइडलाइंस को मैं फॉलो करूँ और उस पर अमल करूँ। फिर हमारे यहाँ हैदराबाद के जो जिम्मेदार हजरात हैं, निगरान साहब क़िबला हैं, हमारे मौलाना हसन फारूकी साहब क़िबला, मौलाना इरफान साहब क़िबला, बस उन्हीं के मेंटरिंग में और उन्हीं के गाइडलाइंस पे मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे एक अच्छे हमारे जो रुकने शुरा में से एक हैं जनाब मौलाना सादिक रजवी साहब, बहुत अच्छी तरीके से मुझे टाइमली मुझे बताते हैं। तहरीक के कई ऐसे साथी हैं जो वक्तन फ़वक्तन मेरी इस्लाह करते रहते हैं और बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ बातें बोल दूँ ताकि आसानी से अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ में मैं ज़िंदगी को गुजार सकूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मैं चेहरा दिखा सकूँ। हालांकि ये गुनाहगार चेहरा है, गुनाहगार बस। बहुत मशकूर हूँ इन नटशेल कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and thank you for so much for giving me an opportunity to serve the people from through the platform of Sunni Dawat Islami and Team Umid. माशाल्लाह। जी अतीक भाई, आप दुआ के जरिए प्रोग्राम को खत्म करना। जी नमान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आइए दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।